चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बिगुल बज चुका है। उसी कड़ी में न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने आर्यनगर विधानसभा का जायजा लिया। आर्यनगर में न्यूज 24 एक्सप्रेस की एंकर नेहा श्रीवास्तव ने बात की बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आदित्य जायसवाल जी से और जाना कि आर्यनगर के किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम ने जानना चाहा कि आर्यनगर में जो पिछली विधानसभा से बीजेपी का विधायक जीता पर उसने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने आर्यनगर से ऐसे सभी प्रत्याशियों को बाहर करने का मन बना लिया और बहुजन समाज पार्टी के साथ हर वर्ग को मजबूत करने का भी मन बनाया है। नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है आर्यनगर विधानसभा, जहां से प्रत्याशी हैं डॉक्टर आदित्य जायसवाल। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने नया किया है और करने वाली है और क्या दुविधाएं यहां पर आ रही हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 एक्सप्रेस में। सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को सत सत प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे प्यार और स्नेह दिया। उसके बाद माननीय बहन मायावती जी और काशीराम जी और बाबा साहब ने जिस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया उनको मैं सत सत नमन करना चाहूँगा। उसके बाद जो इस के असली हकदार बनते हैं वो मेरे पिता जो आपके सामने उपस्थित हैं, श्री राम धीरज जायसवाल, जो कि 30 से 35 वर्ष इन्होंने बसपा में एक सेवक के रूप में, एक सचिव के रूप में, एक जोनल के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ये उस देवी का आशीर्वाद है जिसके कारण मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जिन्हें माननीय मायावती बहन जी कहते हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद से नवाजा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें लोग आज भी झेल रहे हैं। गलियाँ ठीक नहीं हैं, गलियारे ठीक नहीं हैं, बहुत सारी गंदगी है और हर जगह इतनी तकलीफ़ है। लोग इन सब से, क्योंकि ये अभियान चल रहा है कि स्वस्थ भारत होगा तभी इंसान स्वस्थ रहेगा, पर अभी भी काफ़ी कमी है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली स्वच्छता तो अपने स्वयं के ऊपर निर्भर करती है। मनुष्य अपनी साफ़ सफाई रख के, जैसा कि आजकल मास्क का प्रयोग करे, भीड़ में ना जाए, सोशल डिस्टेंस, पहला तो खुद को ही सचेत होना पड़ेगा। उसका दोषारोपण किसी को देना या किसी पार्टी को देना उचित नहीं होगा। और अगर पार्टियों की बात करें तो जनता अब शिक्षित है, समझदार है। पिछड़ा वर्ग बहन जी के आशीर्वाद से सन 2000 के बाद पिछड़ा नहीं रहा है। जो छोटी छोटी बच्चियाँ स्कूल की तरफ देखती थी, सोचती थी कभी हम इसमें पढ़ेंगे, आज वो IAS PCS मजिस्ट्रेट बनकर बैठी हैं या अच्छे पदों पर नियुक्त हैं। कहीं ना कहीं मनुष्य को खुद भी सचेत होने की ज़रूरत है। नेताओं का काम है कि एक दूसरे पर दोषारोपण देना, परंतु इससे समाज का विकास या राष्ट्र का विकास नहीं है। रही बात गलियों की, पिछड़ी जनता की, तो 2007 से लेकर 2022 का समय अगर एक पेपर में कैलकुलेट कर लिया जाए तो बहन जी के शासन में अच्छा तो जो हुआ, लेकिन बुरा नहीं हुआ। कई लोगों से मैंने पूछा बुरा क्या हुआ तो वो शांत हो गए। अब तो बुरा ही बुरा हो रहा है। हर जगह आप देख रहे हैं, नौकरी से लेकर के बढ़िया लुभावने ऑफर आ रहे हैं कि बिजली फ्री देंगे। जिसको फ्री में बिजली और भोजन मिले वो काम करने क्यों जाएगा? ज़रूरत है तो 30, 35, 50 हज़ार रुपये की एक सैलरी की, जिसमें उसका जीवन उस बिजली उसको का भुगतान करने योग्य बने, राशन स्वयं खरीद करके खाने के योग्य बने। पिछड़े लोगों को और पिछड़ा किया जा रहा है, धनवान और धनवाड्य हो रहे हैं, जिसमें किसी का नाम लेना है, किसी का दोषारोपण हमें नहीं करना है। उससे ज़्यादा हम ध्यान देंगे, योजना बनाएंगे अपने कार्य को करने के लिए।
जी सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, पर मैं एक बात ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि मायावती जी आगरा में तो सपोर्ट करने के लिए आई, वहाँ के विधायकों को, वहाँ के इसके जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को, पर यहाँ क्यों नहीं आ रही हैं? कहाँ हैं वो और क्या इसका कारण है? देखिए, एक सिस्टम बनाया जाता है कि हर जगह एक डेट बनाई जाती है, जैसे यहाँ की भी डेट सुनिश्चित हुई है, वो बहुत जल्द आपके सामने भी आ जाएगी। तो हर जगह पर वो एक एक बार जा रही हैं। दूसरा, हमारी पार्टी है कोई विज्ञापन वाली पार्टी नहीं है, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है कि 10 गाड़ियाँ चलवा दी, वो गाड़ियाँ अगर वहाँ चलवा दी जाती जहाँ प्रवासी मजदूर मर गए थे तो वो बहुत काम आती, आज इतने मजदूर न मरते। जिन किसानों की बात आज मानी गई वो अगर उस समय मान ली जाती तो आज शायद इतने किसान के घर में चूल्हा बंद ना होता। तो किसी भी प्रकार के विज्ञापन के लिए माननीय बहन जी ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया है। उनका काम है कि काम करना, ना ही वो झूठे वादे करती हैं। आप पीछे से आगे तक उठा के देख लीजिए, जितनी कॉलोनियाँ बनाई गई, जितनी नौकरी दी गई, उसके लिए उन्होंने कहीं पर भी लिखित में वादे नहीं किए थे, उस काम को करके दिखा दिया गया है। चलिए सर, ये सब तो ठीक है, पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीएसपी का क्या सपोर्ट रहा जब पैंडेमिक का दौर निकला, जब लोगों के घरों में राशन नहीं था, हाहाकार मच गया था, कितनों की लाशें बिछ गई। तो मैं जानना चाहूँगी कि बीएसपी का क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि बाकी सारी पार्टियों से तो काफ़ी समर्थक दिखे, बीएसपी से काफ़ी कम थे। देखिए, समर्थन करने वाले सबसे पहले तो विज्ञापन चालू कर देते हैं, जहाँ पर वो 5 पैकेट राशन बांटते हैं वहाँ पर 200 पैकेट का वो दिखावा कर देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने खुद जा कर के जो समस्याएं थी उनको सुना, जितना उनसे हो सका उसमें योगदान किया, जिसका विज्ञापन टीवी में नहीं दिखाया गया, न्यूज़ चैनल में नहीं दिखाया गया, और जिन लोगों का दिखाया गया उसके बाद भी देश का ये हाल था। जिनकी सत्ता थी वो ऑक्सीजन नहीं ला पाए एक जगह पर, इतने हॉस्पिटल थे लेकिन दवाओं की कमी थी। सैनिटाइज़र बांट देने से रोगी नहीं सही हो जाएगा, उसको जो मरीज को और भी रोग थे, सिर्फ कोरोना के कारण दिखाया गया, उनके और रोगों का इलाज होना ही समाप्त हो गया। तो कोरोना से तो लोग मरे जो हार्ट पेशेंट थे, डायबिटिक थे, उनको उसकी दवाइयाँ नहीं मिल पाई। तो ये तो आप भी देख रहे हैं, समाज भी देख रहा है कि व्यवस्थाएं जितनी भी वो ध्वस्त हो गई थी, खासतौर से मेडिकल लाइन की। क्योंकि मैं एक मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ प्रोफेशनली फिजिशियन हूँ, तो ये सब समस्याएं सबने देखी, क्या स्थिति थी, क्या हाल था, किसी से छुपा नहीं है। हमारी पार्टी उसका विज्ञापन नहीं करती है, सेवाएं हमें जो करनी है वो कैमरामैन को कॉल करके नहीं करनी है। ठीक है सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप पहली बार बीएसपी की तरफ से एक चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी शिक्षित हैं, डॉक्टर आदित्य हैं और आपको काफ़ी सारा ज्ञान है। तो मैं चाहूँगी कि आप खुद ही बताएं कि आप क्या घोषणा करना चाहेंगे अगर आप इन चुनाव को जीतते हैं और जनता की पसंद से यहाँ इस आर्य नगर का विधायक बनते हैं। तो आपका क्या कुछ ऐसे कदम रहेंगे और क्या कुछ ऐसा निर्माण कार्य और क्या समर्थन करना चाहेंगे, आपकी लिस्ट क्या होगी, चेक लिस्ट? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो घोषणा मैं करूँगा वो नहीं करूँगा जो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, मैं वही करूँगा जो मेरे ऊपर खुद डिपेंड हो, जिसको मैं खुद अपने हाथों से कर सकूँ। सबसे पहले तो बहुत सी ऐसी मलिन बस्तियां हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, जिनके यहाँ शुद्ध जल तक नहीं आता है, जिनके यहाँ जो कि जल हमारे डेली जीवन का एक नीड है, वो भी इतने देश में पानी होने के बाद भी 20 रुपए का पानी, 30 रुपए का पानी लोग बॉटल में लेके पी रहे हैं। हर इंसान की वो स्थिति नहीं है कि वो 20 रुपए का पानी लेकर के अपने बच्चों को पिलाए, जहाँ से रोग प्रारंभ हो जाते हैं। फिर रोगों के इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल खुले हैं। सबसे पहले तो अगर शुद्ध जल और शुद्ध भोजन मिले और कई चीज़ों से बचाव किया जाए, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंस है, तो रोगों का आना ही 50% समाप्त हो जाएगा। लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि 1 घंटे काम को कम कर दें, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शुद्ध जल की व्यवस्थाएं कराना चाहूँगा। जितना कोशिश हो सका मेरे हाथ में रहा, या पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया, मुफ्त दवाओं का वितरण ऐसी जगह पर हो जहाँ उनको आवश्यकता है, ऐसी जगह पर भोजन दिया जाए जहाँ उनको आवश्यकता है। अभी भी बहुत सी कॉलोनियाँ हैं जो बहन जी के कार्यकाल में पास हो गई थी, परंतु उसका काम वहीं पर रोक दिया गया, जिन पर मैं जा कर के भी देखा मैंने, मेरे साथ के सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे पिताजी ने भी, जो कि एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। कहीं 81 नंबर तक अलॉट हो गया है, 82, 83, 84 पड़े हुए हैं। पहुँचते ही लोग घेर लेते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है, सुलभ नहीं है। इतने सारे सुलभ बनवाए गए सरकार ने, उसके बाद भी आप जरा खेतों में चले जाएं इस कैमरे को लेकर के, तो आपको पता चल जाएगा कि वो खेतों में जाना पसंद कर रहे हैं या सुलभ शौचालय में।
तो इस सब तरीके की जो मेरे अपने कैपेबिलिटी में होगा उसी का मैं घोषणा पत्र दूंगा, उसी का वादा करूंगा। अन्यथा कोई झूठे वादे करने का, कोई प्रलोभन देने का जनता को कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है प्रलोभन के द्वारा बनी हुई सरकार कुछ ही दिनों की रही है। सर, मैं अब जानना चाहूँगी कि न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की तरफ से आप आर्य नगर की जनता को क्या कहना चाहेंगी, क्यों वो आपको वोट करें, क्यों वो इस आर्य नगर के बेटे को, पुत्र को, साथी को वोट करें। और 20 फरवरी का दिन आप सभी के लिए बहुत खास है, पूरी लोकतंत्र के लिए बहुत खास है जैसा कि बोला गया है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर सबसे निवेदन करता हूं कि मैं पहली बार आया हूं आपकी विधानसभा में। जो कमियां मैंने देखी, जो समस्याएं मैंने देखी, इसी कारण मेरा इंटरेस्ट हुआ कि नहीं, इन समस्याओं को एक शिक्षित व्यक्ति समान अधिकार सबको दे करके दूर कर सकता है। जिसमें माननीय बहन जी ने भी जब उनका समय काल आया तो सबको एक समान अधिकार में समझा। चाहे वो प्रशासन हो, वो बहुत ही सख्त था। दिखावा और विज्ञापन उनकी सत्ता में भी नहीं रहा, सत्ता जाने के बाद भी किसी प्रकार का नहीं रहा। उनको कार्य करने की आदत है, ना कि बातें करने की। जैसा कि बहुत से नेताओं की बातें आपने खूब सुनी होगी, लेकिन उनकी बातें बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सुनिश्चित और बहुत ही सधी हुई आती हैं। किसी का विरोध वो नहीं करती है। उनका साफ आदेश है कि आप अपना कार्य करिए, अपनी पार्टी द्वारा, अपने सहयोगियों द्वारा कार्य कराइए। रही बात मेरी आने पर मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरा सिर्फ एक कहना है कि आप जो भी कुछ अगर करना चाहें तो बसपा सरकार को वोट दें, हमें विजयी बनाएं। तत्पश्चात ही आप देख पाएंगे कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अगर मैंने अभी से उन चीज़ों की घोषणा कर दी तो उन नेताओं में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नेहा श्रीवास्तव अब विदा लेती हूँ न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की तरफ से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आदित्य। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। चुनावी समर में पार्टियों के दावे अनेक। किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। दावों की तह की हर वो सच्चाई जो रखती है सीधे आपसे सरोकार। हम पूछना चाह रहे हैं 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे आप? कहीं दावे खोखले तो नहीं? जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है और अब तो नाटकबाजी भी बहुत करने लगी है। कहीं ये दावे सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं? इस समाज को, जनता को गुमराह करने वाले का काम कर रहा है। जानिए हर चुनावी दावे की असली पड़ताल हमारे साथ रोज शाम 7 बजे।